हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 12। जिसने 11 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इसमें आज का हमारा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 31। भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में किसने यह कथन कहा था। तो ये जो कथन दिया गया है ये इतना, तो ये कथन किसका है, ठीक है, कि हम जबकि चाहते हैं यह संविधान ठोस एवं इतना स्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता डैश। यदि आप किसी को जड़ तथा स्थायी बना देते हैं, आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो कथन दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसका कथन है ये? जवाहरलाल नेहरू का कथन है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय आपदा के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 14, 15, 19, 20, 21, 22 या फिर 20 और 21। तो देखो इसमें संविधान के अनुच्छेद 21 व 22 में वर्णित मौलिक अधिकार ये राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होते। ये व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में की गई थी। ठीक है, 1978 में की गई थी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादियों को 1942 के आंदोलन के दौरान जापानी एजेंट कहा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भारत की साम्यवादी पार्टी, अकाली दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर मुस्लिम लीग। तो 33 का जो सही है यह ऑप्शन नंबर ए, भारत की साम्यवादी पार्टी। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सोवियत संघ के प्रभाव के कारण साम्यवादियों ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। तो कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है, जिसमें कथन हमसे बोल रहा है जाति व्यवस्था प्रारंभिक समाज का सार थी। वंद व्यवस्था जहां व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य करते थे और लगभग एक ही प्रकार से जीवन जीते थे। इसका कारण दिया गया है जाति प्रणाली अपने में सामाजिक संरचना तथा मानकी धार्मिक व्यवहार की विशेषताएं समाविष्ट करती है और हिंदू जाति समाज में रह रहे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में काफ़ी व्यापक विचार प्रदान करती है। ठीक है, तो ये कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। तो कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखो इसमें कथन दिया गया है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय समयोपरि संवैधानिक उदारता और मानवाधिकारों को विस्तारित करने और उनकी सुरक्षा करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में विफल हुआ है। इसका कारण बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को गढ़ने, आकार देने में अहम भूमिका निभाई और भी निभा रहा है, और उससे भी परे जो कि संविधान के निर्माताओं ने कल्पना की थी और जो कि न्यायालय अन्य देशों में भूमिका निभाते हैं। तो देखो ये कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। 35 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि ए असत्य दिया गया है, परंतु जो आर है इसकी जो व्याख्या दी गई, कारण दिया गया है, वह सत्य दिया गया है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। जनहित याचिका को निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोज्य नहीं है। तो समाज के
कृत वर्गों के प्रति न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व लोकस स्टैंडी जन भावना युक्त नागरिक निर्धन की ओर से न्यायालय जा सकते हैं या फिर याचिकाओं को निपटाने में न्यायपालिका कार्य विधिक औपचारिकताओं की अनदेखी करती है। तो बताइए 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकस स्टैंडी। क्या हो जाएगा? लोकस स्टैंडी। ठीक है, 36 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 61वें संविधान संशोधन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? 61वें पूछा है। ठीक है, 61वें संवैधानिक संशोधन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची है, दल बदल या पक्षत्याग है, अनुच्छेद 368 का संशोधन है या फिर मतदान की आयु कम करना है। तो 37 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतदान की आयु कम करना है। तो 61वें संविधान संशोधन 1988 1988 में 1988 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? ये कर दी गई 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो 38 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो संचालन समिति है, संघ शक्तियाँ समिति हैं, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर समिति है या फिर प्रांतीय संविधान समिति है। तो ये सभी समितियाँ आपको याद होनी चाहिए और भी इसके अलावा कई सारी समितियाँ बनी थी जिसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये इसमें जो सही है 39 का ये है ऑप्शन नंबर बी, संघ शक्तियाँ समिति। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुल 17 समितियों का गठन किया गया था। नेहरू 2 अन्य समितियां जिसमें संघीय संविधान समिति तथा राज्य समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, एक थी संघ शक्तियां समिति और दूसरी थी ये राज्य समिति। इसके भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 40। व्युत्पन्न संलाप की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने विकसित की है? आशीष नंदी ने, पार्था चटर्जी ने, आशुतोष वार्ष्णेय ने या फिर सुदीप्त कविराज ने। तो व्युत्पन्न संलाप की अवधारणा ये किसने विकसित की? तो 40 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी, पार्था चटर्जी ने। किसने की थी? पार्था चटर्जी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मनरेगा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं है? तो रोजगार अवसर प्रदान करना, गरीबी को घटाना, विपदाग्रस्त प्रवसन को रोकना या फिर कृषि संबंधी संकट। तो मनरेगा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृषि संबंधी संकट से। ठीक है, इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं आयोग समिति और दूसरी तरफ उनके मुद्दे के बारे में दिया गया है। तो आयोग समिति पहली है महाजन आयोग, दूसरी है श्री कृष्णा आयोग, पंछी आयोग, सच्चर समिति। इसमें मुद्दे दिए गए हैं महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, मुस्लिम अल्पसंख्यक, तेलंगाना आंध्र प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध। तो देखो इसमें 42 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1342 इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया? इकबाल नारायण ने, पॉल आर ब्रास ने, स्टैनले कोशनक ने या फिर मायरोन बीनर ने। तो ये किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर ए, इकबाल नारायण ने। तो भारत में राज्यों को राजनीति के अध्ययन की शुरुआत ये 1967 के विधानसभा चुनावों के बाद हुई थी।
इन चुनावों के बाद कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ था। इकबाल नारायण ने 1967 में अपनी पुस्तक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का प्रकाशन भी किया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। 8वीं लोकसभा 1984 में सबसे बड़ा विरोधी दल कौन सा था? तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी या फिर राष्ट्रीय लोकदल। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु देशम पार्टी। 8वीं लोकसभा में सबसे बड़ा विरोधी दल कौन सा था? तो ये थी तेलुगु देशम पार्टी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कार्यक्रम जन्मभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल से है, कर्नाटक से है, तमिलनाडु से है या फिर आंध्र प्रदेश से है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से। किससे है? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो जन्मभूमि कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा 1997 में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने, श्रमदान तथा निचले स्तर के नियोजन पर बल दिया गया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में हमें दिया गया है उपागम के बारे में और दूसरे में दिया गया है उनकी विशेषता। तो उपागम में व्यवहार परक, नौकरशाही, पारिस्थितिकीय, सामान्य प्रणालियाँ और विशेषता में दिया गया है कृषिक पारगमन, औद्योगिकरण, समाज की उपप्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण और चौथा है कानूनी तर्क युक्त सत्ता। तो इसमें देखो जो 46 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3412 इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सरकार के तात्विक कार्यों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सरोकार रखता है? तो स्टाफ एजेंसी, लाइन एजेंसी, सहायक एजेंसी या स्टाफ तथा सहायक एजेंसियां। तो 47 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन एजेंसी। 47 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाइन एजेंसी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। संगठन के 4 भिन्न आधारों को निम्नलिखित में से किसने 4 PS का नाम दिया है? लूथर गुलिक ने, LD वाइट ने, हेनरी फ्योल ने या फिर हर्बर्ट साइमन ने। तो किसने दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक ने। किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक ने। तो संगठन के गठन के 4 आधारों को 4 PS के नाम से जाना जाता है। ये है पर्पस, प्रोसेस, पर्सन्स और प्लेस। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49। मुख्य कार्यालय से सत्ता का क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजन का मुख्य कारण है? स्थानीय स्तर पर निर्णयन प्रक्रिया को सुगम बनाना, क्षेत्रीय अधिकारियों में कौशल उत्पन्न करना, क्षेत्रीय कार्यालय का नियंत्रण या फिर मुख्य कार्यालय में भीड़ कम करना। तो 49 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य कार्यालय में भीड़ कम करना। तो 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। विकास प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो हमें बताना है। ये कूट वाला प्रश्न दिया गया है। परिवर्तन उन्मुखीकरण, सेवार्थी अभिमुखीकरण, नागरिक प्रतिभागिता संबंधी अभिमुखीकरण या फिर पारिस्थितिकीय परिप्रेक्ष्य। तो 50 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि इसमें चारों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। लोक सेवाओं के लिए निवास स्थान योग्यता सर्वप्रथम इसने निर्धारित की थी। तो किसने की थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यूके ने, भारत ने या फिर फ्रांस ने। तो किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। ठीक है, लोक सेवाओं के लिए निवास स्थान योग्यता सर्वप्रथम किसने निर्धारित की थी? ये की थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय पुलिस सेवा के लिए काडर नियंत्रण करने वाली सत्ता निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, गृह कार्यकलाप मंत्रालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय या फिर मंत्रिमंडल सचिव। तो 52 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, गृह कार्यकलाप मंत्रालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गृह कार्यकलाप मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहां धन व्यय करने की जरूरत है में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हस्तांतरण कहलाती है, पुनः आवंटन कहलाती है, पुनः विनियोजन कहलाती है या फिर क्षेत्रीय आवंटन कहलाती है।
तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, पुनः विनियोजन कहलाती है। पुनः विनियोजन कहलाती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। पदोन्नति का सामान्य तौर पर अर्थ है पद में बदलाव, कर्तव्यों में बदलाव, पदवी में बदलाव या फिर वेतन में बदलाव। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पदोन्नति का सामान्य तौर पर अर्थ क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4, यानी कि पद में बदलाव, कर्तव्यों में बदलाव, पदवी में बदलाव और वेतन में बदलाव। सही हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान में निदेशक सिद्धांत के रूप में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। सादिक अली समिति भारत में पंचायत प्रणाली पर कार्यकारिता पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई थी। GVK राव समिति योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी या फिर स्थानीय सरकार का राज्य सूची में उल्लेख है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो 55 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें पंचायती राज संस्थाओं के अध्ययन हेतु सादिक अली कमेटी का गठन ये राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया है और जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता? तो R.K. मर्टन, M. क्रोजर, मैक्स वेबर या फिर C.N. पार्किंस। तो 56 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, M. क्रोजर ने। ठीक है, किसने? M. क्रोजर ने। तो नौकरशाही को संगठन का नाम किसने दिया था? M. क्रोजर ने दिया था, जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष कौन है? मंत्रिमंडल सचिव, गृह कार्यकलाप सचिव, कार्मिक सचिव या फिर वित्तीय सचिव। तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58। लोक प्रशासन पर तमाम नियंत्रणों में से वह जो ज़्यादा सतत और स्व सुधारक यह है? विधानमंडल द्वारा नियंत्रण, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण, न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण या फिर मीडिया द्वारा नियंत्रण। तो 58 का जो सही हो जाएगा यह है ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। क्या हो जाएगा 58 का? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो कथन हमसे बोल रहा है कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने फाइल जंपिंग एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया। इसका कारण है पदानुक्रमिक संरचना कार्य पूरा करने में अनावश्यक विलंब उत्पन्न करती है। तो कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन हमसे बोल रहा है भारत में योजना आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है। कारण है इसका यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, इसमें कथन क्या बोल रहा है? भारत में योजना आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय, और कारण है इसका यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो 60 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ए तो सत्य दिया गया है, यानी कि कथन सत्य है, और जो इसका जो कारण दिया गया है यानी आर दिया गया है वह असत्य दिया गया है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।